हेलो एवरीवन, मैं लोकेश कुमार आपका साइंस क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने विकास के बारे में जो NCERT का पैटर्न कक्षा 10 की किताब थी, मैंने आपको बुक भी दिखाई थी, उसी का अगला बिंदु लेकर हम चलते हैं। तो एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। आय और अन्य लक्ष्य, जैसे कि हमने कल यहाँ तक तय कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति केवल धन उपार्जन के लिए या अपनी आय को अधिक बढ़ाने के लिए सबसे पहले विकास के ऊपर अग्रसर होता है। वो यही अवसर चाहता है कि मेरे पास अत्यधिक मात्रा में आय हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर चीज को धन के साथ या धन से खरीदा जा सकता है? ऐसा नहीं है। इसी के लिए हमने इस अगले चैप्टर का बिंदु है आय और अन्य लक्ष्य। सबसे पहले लक्ष्य है हमारा बराबरी और समानता का व्यवहार। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है हमारा सुरक्षा और चौथा पॉइंट है हमारा आदर और सम्मान। जब बात इनकम की ना होकर, आय की ना होकर बराबरी समानता का व्यवहार होता है। जैसे कि एक मजदूर के लिए 8 घंटे की जो 8 घंटे मजदूरी करता है, उसकी जो इनकम दी जाती है वो 250 रुपये है। सेम उसी कार्य के लिए दूसरे मजदूर को 350 रुपये दिए जाते हैं, 350 रुपये दिए जाते हैं। तो ये हमारा समानता का व्यवहार नहीं है। दूसरी बात स्वतंत्रता। सर काम करने गए, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारे मन में आज एक उत्सुकता है कि हम आज एक मूवी देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे और हमें 4 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम करना है। तो सर इस चीज की स्वतंत्रता हमें बहुत जरूरी है, ये आय से अलग होती है। फिर सुरक्षा। लोग सरकारी जॉब के लिए ही क्यों चाहता है? कोई भी व्यक्ति हो वो यही सोचेगा कि मेरी जो सरकारी जॉब है वही लगे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जो नौकरी है, सेवा हो या कोई अन्य काम हो, उसमें वो देखेगा मेरी सुरक्षा यह है। सरकार तो रिटायरमेंट करेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट या निजी मजदूरी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी, वो क्या करेगी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन या उसे हार्ड वर्क दे दिया, या 20 मंजिला इमारत पे कोई बंदा काम कर रहा है, सपोज दैट वेल्डर है, 20 मंजिला इमारत पे काम कर रहा है और उसे हेलमेट नहीं दिया गया या उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है। आपके लिए बता दूं मैं, IRDA के अनुसार हमारे जीवन के बीमा होते हैं, इस बात के लिए नोट करेंगे आप। तीसरा आता है हमारा आदर और सम्मान। कोई भी छोटा मजदूर हो या कोई बड़ा मजदूर हो, अपने जो बड़े अधिकारी हैं या मालिक है उससे यही चाहता है कि उसे संपूर्ण सम्मान मिले। काम तो कर ही रहा है भाई, ये नहीं कि छोटी सी बात पे डांट दिया, धमका दिया या उसे काम से वर्कआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया काम से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉइंट था आय और अन्य लक्ष्य, ये इसके अंतर्गत आता है। इसी में हमारा था बी पॉइंट डाला है मैंने, राष्ट्रीय विकास देश विकास। सर हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास और देश विकास की। जैसे हम कल हमने निश्चित ही कर दिया था कि जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके जो मस्तिष्क में विकास को लेकर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। तो सबसे पहले है, क्या सभी के विचारों के लिए समान महत्व दिया जा सकता है? सपोज दैट मैंने कल लैपटॉप और मोबाइल का एक आपके लिए उदाहरण दिया था, कंप्यूटर और मोबाइल का। उसमें यह था कि कहां से हमारा विकास कहां हुआ, मगर इसी चीज के लिए 2 छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं और उनके लिए मोबाइल दे दिया जाए तो वो उस चीज के लिए हानिकारक साबित करेंगे, क्योंकि ना तो उनके बच्चे खेल पाएंगे और ना ही दौड़ पाएंगे, जिससे उनकी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं तक एक चीज हानिकारक है और दूसरे के लिए वही चीज लाभदायक है। कंप्यूटर है, जो काम
हानिकारक है। तो ऐसे ही जब राष्ट्रीय विकास की बात होती है तो हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो विचार हैं हमारे कितने अलग हैं, हानिकारक हैं या लाभदायक हैं, तो ये भी बहुत सोचना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है, क्या सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय होगी? अभी कोई पॉइंट है, सपोज दैट मेरे ऊपर कोई क्लेम हुआ, आपके ऊपर कोई क्लेम करता है, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो क्या मान लेंगे ये ठीक है? ये भी कुछ ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट है, हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई और बेहतर तरीका है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि माता पिता के सामने अगर बच्चे सेल फोन का यूज करते हैं तो उनके लिए वो हानिकारक बताते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होकर उसी सेल फोन से अगर बिजनेस करें तो माता पिता उसे हानिकारक नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी जो आय है, इनकम की बात थी, वहां पर उनकी पढ़ाई की बात थी। तो ये भी सोचना जरूरी होता है कि क्या इसका और कोई बेहतर तरीका हो सकता है। जैसे कि किसी बच्चे के लिए सपोज 7 o'clock वो स्कूल जाता है अपने और शाम को आता है 12 बजे, लौट के आता है दोपहर में और 2 घंटे रेस्ट, फिर 2 घंटे मोबाइल चलाता है, उसके बाद शाम को 2 घंटे टहलता है और रात को विदाउट मोबाइल रीडिंग करता है, तो उसके पेरेंट्स हैं उसके लिए अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा है। इस बात से हमारी एक बात मिलती है, इन सभी तथ्यों को सोचना ही राष्ट्र विकास का अभिप्राय है। जब हमारी समझ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होंगी तो ये राष्ट्र विकास का अभिप्राय होगा। इसमें तीसरा पॉइंट था हमारा औसत आय। भैया पैसे तो कमा लिए, अब पैसे कमा लिए, मेरे पास तो 100 रुपये हैं, मैं 100 रुपये काम करता हूँ, आप वो 2000 रुपये काम करते हो, तो उससे ये चीज होता है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, औसत आय को आप प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, तो उसके लिए छोटा सा मैंने ये ग्राफ बनाया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैंने देश डाला है, एक बुक्स में ही है आर्टिकल, 2012 में नागरिकों की मासिक आय, देश का और देश का, 1 नागरिक, 2 नागरिक, 3 नागरिक, 4 नागरिक और 5 नागरिक। देश का की है, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ 9500, सेकंड कॉलम में 10,500, 9,800 थर्ड में है आपके, और सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये 10,000 है, 10,000 चौथे कॉलम में है और 10,205वें कॉलम में है। ये देश का की है। अब वहीं देश खा के देखते हैं, 500, 500, 500, 500 और 48,000, यानी 5 प्रकार के व्यक्ति हैं दोनों ही देशों में और अलग अलग इनकी इनकम है। तो जब हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं तो उसके लिए ज्ञात करने का यह सूत्र होता है, औसत आय कुल देश की आय बटा कुल देश की जनसंख्या। तो आप सभी को जोड़ें और इससे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से भाग दे दें, आपका ये औसत आय निकल आएगा। अब चौथा पॉइंट है हमारा आय के मापदंड। अगर मैं यहां तक की बात करूं औसत आय, तो यहां पर स्पष्ट होगा, राज्य यहां लिखा हुआ है मैंने 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय, तो भैया हरियाणा की सबसे ज्यादा है, हरियाणा की सबसे ज्यादा है 1,62,034 रुपये। वहीं केरल 1,55,516, बिहार की 34,160। आप कहोगे सर कि औसत आय तो हरियाणा की ही सबसे अच्छी है, मगर तुम्हारा ये आंसर यहां गलत होगा, क्योंकि हम केवल आय को नहीं मापदंड को भी लेकर चलेंगे। तो मापदंड को लेकर हम जब चलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हरियाणा है हमारा, हरियाणा में 1,62,034 रुपए की प्रति व्यक्ति आय है, परंतु यहाँ की जो साक्षरता दर है वो केरल के मुकाबले जाहिर सी बात है कम होगी। हमें पता है भारत
जैसे एक प्रधान देश में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की साक्षरता सबसे अधिक पाई जाती है। तो आप इसके क्लियरेशन के लिए मेरा थर्ड पार्ट देखें। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लोकेश कुमार आपसे फिर विदा लेता हूं।